Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. Today in this session we are going to discuss our PPB MCQs unit number 4 that is based on opening various account of the customer. तो किस प्रकार से अलग अलग तरह के पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के कस्टमर्स होते हैं और उसके रिलेटेड अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड क्या नियम है। बेसिकली हम लोग इसको कवर करने वाले हैं इस पार्टिकुलर यूनिट में। ये हमारा MCQ सेशन है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए बेसिकली यहाँ पे अंडर सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लिखा है, लेकिन ये सवाल है माइनर का। माइनर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो आइए जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि माइनर कैन नॉट ड्रॉ प्रॉमिसरी नोट और चेक। दूसरा कह रहा है कि माइनर हु हैज़ बीन एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म कैन ड्रॉ अ चेक। माइनर कैन ड्रॉ एक्सेप्ट इंडोर्स एंड नेगोशिएट बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट और चेक बाइंडिंग ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। अ माइनर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज ही हैज़ एक्सेप्टेड। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्या आंसर सही लग रहा है आपको, इसका मैं समझाता हूँ। देखिए इसका सही जवाब है, पहले हम लोग ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला कह रहा है माइनर कैन नॉट ड्रॉ प्रॉमिसरी नोट और चेक। दिस स्टेटमेंट, आपको क्या लगता है स्टेटमेंट सही या गलत लगता है, प्लीज़ टेल। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि लॉ में ये कहा गया है कि माइनर ड्रॉ कर सकता है। ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, राइट लिखना। माइनर लिख सकता है एक प्रॉमिसरी नोट को या चेक को। लॉ स्पेसिफिकली लॉ करता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है ऐसे एक्टिविटीज़ में, चाहे वो आउटकम के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये जो कह रहा है कैन नॉट ड्रॉ, इस वर्ड यही वर्ड गलत है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर बी कह रहा है कि माइनर हु हैज़ बीन एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप फर्म कैन ड्रॉ अ चेक। ये क्या लग रहा है आपको? देखिए ये सही है कि माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में कुछ सर्कमस्टांस में, लेकिन ये स्टेटमेंट ही मिसलीडिंग है क्योंकि जो माइनर की जो एबिलिटी होती है कि वो चेक को ड्रॉ करेगा, वो उसके स्टेटस जो होती है पार्टनरशिप फर्म में उस पर कंटिजेंट नहीं होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। लेट मी रिकॉल इट, लेट मी रिपीट इट। देखिए क्या कहा जा रहा है कि द एबिलिटी ऑफ माइनर टू ड्रॉ अ चेक इज नॉट कंटिजेंट ऑन देयर स्टेटस इन द पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो वो चेक ड्रॉ कर सकता है चाहे वो पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व हो या ना हो। तो वही कह रहा है कि माइनर हु हैज़ बीन एडमिटेड टू पार्टनरशिप कैन ड्रॉ अ चेक। तो ये स्टेटमेंट मिसलीडिंग है कि वो पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हुआ इसीलिए चेक ड्रॉ कर सकता है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। वो चेक ड्रॉ कर सकता है चाहे वो पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व हो या ना हो। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी कह रहा है कि माइनर कैन ड्रॉ एक्सेप्ट इंडोर्स एंड नेगोशिएट बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट और चेक बाइंडिंग ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। ये स्टेटमेंट सही है। पहले तो माइनर को आप मतलब समझिए। माइनर का मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जो 18 साल से कम का हो, राइट, वो इंगेज कर सकता है इन सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, ड्रॉ करने में, एक्सेप्ट करने में, इंडोर्स करने में, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि चीज़ें गलत हो जाती हैं तो, ठीक है, इफ़ थिंग्स गोज रॉन्ग, इफ़ थिंग्स गोज रॉन्ग, यदि चीज़ें गलत हो जाती हैं, राइट, जैसे कि मान लीजिए कि चेक बाउंस हो गया, वो हो सकता है ना कि जो हमारा चेक था वो क्या हो गया, बाउंस हो गया, यही गलत चीज़ हुआ, ठीक है। जैसे तो इस केस में आप माइनर को लीगली हेल्ड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट हेल्ड द माइनर लीगली। यही कह रहा है बाइंडिंग ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। वही कह रहा है कि माइनर को आप लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। ऑल अदर पार्टी जो इन्वॉल्व होंगे वो लायबल होंगे, लेकिन माइनर लायबल नहीं होंगे। वही वर्ड कहा जा रहा है बाइंडिंग ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। मतलब माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लीगली रिस्पॉन्सिबल। बाकी पार्टीज लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगे लेकिन माइनर नहीं हो सकते। तो ये हमारा सही जवाब है। ऑप्शन डी कह रहा है कि माइनर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज ही हैज एक्सेप्टेड। ये तो साफ गलत है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसी का तो रिवर्स कर रहा है। ये स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि लॉ माइनर को प्रोटेक्ट करता है कि वो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए जो एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन ही क्यों ना करे, फिर भी वो लायबल नहीं होगा इसके लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाकी पार्टीज पे फॉल करेंगी। यही होता है हमारा सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हम लोग एमसीक्यूज को कवर करेंगे ताकि हम लोग सभी ऑप्शन को समझ लें, क्या गलत है क्या सही है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आपके मन में कोई भ्रम ना हो, आप उसका आंसर करेक्टली दे पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि माइनर कैन बी अलाउड टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट व्हेन। तो माइनर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता है जब, पहला ऑप्शन कर रहा है ही कुड साइन एंड इट एज एटलीस्ट 12 ईयर, ये गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एज इज अबव 16 ईयर, ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि ही कुड साइन इन इंग्लिश एंड एज इज 16 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। और ऑप्शन डी कह रहा है ही कुड साइन एंड एज इज 10 ईयर, यस ये करेक्ट है। देखिए सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बैंक अलाउ करती है माइनर को जो कि 10 साल ओल्ड का है या उसके ऊपर का है, ताकि वो सेविंग अकाउंट को ओपन करे, लेकिन कंडीशन ये है कि वो अपने नाम पे साइन कर सके। इसका मतलब कि जैसे वो चाइल्ड जो है, जैसे वो बच्चा 10 साल का हो जाता है
और साइन करना शुरू कर देता है तो वो लीगली वो एलिजिबल होता है कि वो सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ही करा है कुड साइन इन हिंदी यानी एज इज 10 ईयर और एबव। तो हिंदी या इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, राइट। ये कहना स्पेसिफाई करना गलत है कि माइनर जो है हिंदी में ही साइन करे, ऐसा कहना गलत है। माइनर किसी भी लैंग्वेज में साइन कर सकता है जो कि उसे जरूरत हो। तो ऑप्शन ई भी हमारा गलत होगा। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ही कुड साइन डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ये हमारा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि एक माइनर है, 16 साल का एज है, उसके पास एफडी है 10,000 का बैंक के पास। उसने रिक्वेस्ट किया बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट का। क्या बैंक अलाउ करेगी बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। देख सकते हैं आप इस प्रकार से हमारे पास एमसीक्यूज का सेट है। इसमें दोस्तों इसी पार्टिकुलर यूनिट में मैं आपको बताऊं तो लगभग 100 क्वेश्चन इसी यूनिट से बनाए गए हैं। मैकमिलन बुक के हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाए गए हैं। यदि आपको कंप्लीट जीआईबी का क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर डिटेल जानकारी के लिए कि कैसे हम अवेल करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सवाल दिए गए हैं कंसेप्चुअल सवाल है, न्यूमेरिकल का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, जिसके माध्यम से आप अपने अंडरस्टैंडिंग को और क्लैरिटी के साथ बढ़ा सकते हैं। और अब वीडियोस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, सभी वीडियो के एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो कह रहा है कि बैंक कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट इज अकम्पनीड बाय अदर रिक्वेस्ट फ्रॉम द गार्जियन। ये गलत है क्योंकि दोस्तों माइनर जो है एफडीआर का ऑनर है, वो उसको गार्जियन के अप्रूवल नहीं चाहिए कि वो प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट करे। बैंक माइनर के रिक्वेस्ट को डायरेक्टली प्रोसेस करेगी बिना किसी एडिशनल रिक्वेस्ट फ्रॉम द गार्जियन। ऑप्शन ए कर रहा है कि बैंक कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द माइनर। ये सही है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि माइनर के पास राइट है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है अपने फिक्स डिपॉजिट के प्रीमेच्योर विड्रॉल को। बैंक इस रिक्वेस्ट को ऑनर करेगी क्योंकि माइनर ऑल्दो वो लायबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन वो अलाउ किया जाता है कि वो अपने डिपॉजिट और विड्रॉल को मैनेज करे। ऑप्शन बी गलत है। क्यों गलत है मैंने बता दिया। ऑप्शन सी का है कि बैंक कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फॉर लोन एंड नॉट प्रीमेच्योर कैंसिलेशन एज दैट अमाउंट टू द ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच ही हैज नो अथॉरिटी। ये भी गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? let's try to understand why this question is wrong. ऑप्शन सी इज रॉन्ग। देखिए ये ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि माइनर के पास अथॉरिटी नहीं होता है कि वो प्रीमेच्योर कैंसिलेशन को रिक्वेस्ट करे अपने एफडीआर का। वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता लोन। दे डू नॉट नीड टू रिक्वेस्ट अ लोन इंस्टेड। आइडिया ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रेकिंग हो जाएगा, ये इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। और ऑप्शन डी कर रहा है कि बैंक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो साफ गलत है। ये गलत इसलिए क्योंकि माइनर रिक्वेस्ट कर सकता है प्रीमेच्योर विड्रॉल को अपने एफडीआर का। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या है? सही है। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। A minor approaches your branch to open a self-operated current account since he is regularly receiving the dividend income and has to pay regular payment for which frequent check will be required to be drawn. How do you deal with the request? आप मान लीजिए कि मैनेजर है बैंक के और आपके पास एक माइनर आया, वो बोला कि मुझे एक करंट अकाउंट ओपन करवा दो क्योंकि मुझे डिविडेंड इनकम रिसीव हो रहा है रेगुलरली और उसको रेगुलर पेमेंट भी देना है चेक के माध्यम से। तो क्या करेंगे ऐसे रिक्वेस्ट का? आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि करंट अकाउंट विल बी ओपन कीपिंग इन व्यू इज जेन्युइन नीड। देखिए ये गलत इसलिए है क्योंकि बैंक तो एक्नॉलेज करेगी माइनर के जेन्युइन नीड को, लेकिन यहाँ पे रिस्क तो इन्वॉल्व है ना कि माइनर एक करंट अकाउंट को स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे रिस्क तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो बैंक को इवैल्यूएट करना पड़ेगा इस रिस्क को, इससे पहले कि ऐसे अकाउंट को ओपन करें। ऐसे नहीं कि सीधा करंट अकाउंट खोल के दे देना है, राइट। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? ऑप्शन बी कर रहा है करंट अकाउंट कैन बी ओपन व्हेन इट इज जॉइंटली ओपन विथ हिज गार्जियन। तो ये भी गलत है क्योंकि दोस्तों करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे रिस्क की बात हो रही है, ना कि पर्सनली लायबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो मेन कंसर्न है कि फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन और लीगल इम्प्लीकेशन, केवल गार्जियन का प्रेजेंस नहीं। ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि करंट अकाउंट कैन बी ओपन बट देयर इज अ हायर डिग्री ऑफ रिस्क सिंस दिस इन्वॉल्व अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इशू ऑफ चेक ऑन विच द माइनर विल बी नॉट पर्सनली लेवल एट ड्रॉर। हाँ ये पॉइंट है। माइनर करंट अकाउंट ओपन करवा सकता है लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क आता है क्योंकि माइनर को आप लीगली लायबल रख नहीं सकते हैं। यदि कोई भी इशू राइज होगा चेक के साथ जो कि उसने ड्रॉ किया है तो बैंक भी माइनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं रख सकता। तो ये रिस्क बढ़ा देता है बैंक को क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन टिपिकल ऑफ द करंट अकाउंट, राइट। ऑप्शन डी कर रहा है विल बी ओपन आफ्टर ऑप्टिंग एचओ परमिशन। ये भी गलत है क्योंकि दोस्तों परमिशन हेड ऑफिस से लेना ये सॉल्यूशन तो नहीं है, राइट। ये एज्यूम किया जा रहा है कि परमिशन ले ले हेड ऑफिस से तो सॉल्यूशन है। मेन इशू ये है रिस्क का क्योंकि माइनर का लीगल लायबिलिटी होता नहीं है, केवल प्रोसीड्यूरल क्लियरेंस की बात नहीं है। परमिशन जो हेड ऑफिस से आएगा वो एड्रेस नहीं करेगा फंडामेंटल कंसर्न को लायबिलिटी का, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए
तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि माइनर का सेक्शन 26 के अंदर इनको प्रोटेक्शन मिला है कि वो लीगली लायबल नहीं होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यदि वो उसमें कुछ दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें माइनर एक पार्टनर है, वो करंट अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा है आपके बैंक के साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन माइनर के बिहाफ में साइन करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि हमारा जो जेआईवी का मेंटरशिप प्रोग्राम है वो ऑलरेडी रनिंग है। ऑलरेडी हमने 1 वीक कंप्लीट कर लिया है। अभी भी दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बीता, अभी आप चाहे तो हमारे ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। डेली बेसिस टारगेट आपको दिया जा रहा है। हमारा फोकस डेली बेसिस पे होता है। यदि हमारा डेली टास्क कंप्लीट होगा निश्चित रूप से सीआईवी का टास्क भी कंप्लीट होगा, सॉरी जेआईवी का टास्क भी हमारा कंप्लीट होगा, राइट। तो हम लोग का फोकस होना चाहिए कि डेली टारगेट जो आपको दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट करें। तो उसके अंदर आपको डेली पीडीएफ, डेली वीडियोस और शाम में एमसीक्यूज करवाए जाते हैं क्विजेस के फॉर्मेट में, जो कि मोर देन सफिशिएंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीकली हम लोग यूनिट वाइज मॉक टेस्ट करेंगे, मंथली हम लोग मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट करेंगे। यदि आप इस पर विशेष जानकारी चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। आइए दोस्तों क्वेश्चन में दोबारा वापस लौटते हैं। तो पहला क्या कर रहे हैं कि पार्टनरशिप हमें माइनर के साथ एक पार्टनर है, वो करंट अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, तो माइनर के बिहाफ पे कौन साइन करेगा? पहला कह रहा है कि माइनर खुद साइन करेगा। क्या लगता है सही है गलत है? तो ये गलत है क्योंकि माइनर लीगली इंटर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में जिसके अंदर करंट अकाउंट के ऑपरेट करने की बात आती है। बैंक को लीगल अकाउंटेबल सिग्नेचर चाहिए और माइनर का सिग्नेचर जो है इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। तो वही कहा जा रहा है कि द बैंक रिक्वायर लीगली अकाउंटेबल सिग्नेचर। बैंक रिक्वायर लीगली अकाउंटेबल सिग्नेचर और माइनर का सिग्नेचर यहाँ फुलफिल नहीं कर सकता तो माइनर साइन नहीं करेगा। ऑप्शन भी कर रहा है कि माइनर का जो नेचुरल गार्जियन है वो साइन करेगा। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों माइनर का गार्जियन यदि साइन करता है माइनर के बिहाफ में तो यहाँ पे जो फंडामेंटल इशू है माइनर के लीगल इनकैपेसिटी का कि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है उसको तो एलिमिनेट नहीं कर रहा है ना। जो हमारा फंडामेंटल इशू है, फंडामेंटल इशू क्या है कि माइनर लीगली इनकेपेबल है किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने का। मान लीजिए उसकी जगह उसके नेचुरल गार्जियन ने साइन किया, क्या ये इशू सॉल्व हो गया? बिल्कुल नहीं सॉल्व हुआ। तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी कर रहा है कि ऑल अदर पार्टनर उस साइन। यहाँ भी वही बात है कि ऑल्दो बाकी पार्टनर साइन कर सकते हैं लेकिन ये हमारा जो बेसिक इशू है उसको रिजॉल्व तो कर नहीं रहा है। माइनर एज अ पार्टनर लीगल और ऑपरेशनल रिस्क लाता है। अभी मैंने आपको रिस्क क्या बताया, पहला रिस्क कौन सा है? लीगल रिस्क। आप माइनर को कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो लीगली बाइंडिंग ही नहीं है। सेक्शन 26 के अंदर से प्रोटेक्शन मिला हुआ है तो ये तो नहीं होगा। दूसरी एक ऑपरेशनल रिस्क की बात आ जाती है तो इन दोनों के दोनों रिस्क को बैंक फेस कर रही है ऐसे केस में, राइट। तो ऑप्शन डी कर रहा है एनी ऑफ द अबव, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि दोस्तों माइनर हो चाहे गार्जियन हो चाहे पार्टनर हो ये फंडामेंटल इशू को एड्रेस नहीं करता। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है द अकाउंट वुड नॉट बी ओपन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। करंट अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते पार्टनरशिप फर्म के लिए यदि उसका एक पार्टनर माइनर है। ये समझ लीजिए क्या कारण आपको समझ में आ गया। वो खुद नहीं साइन कर सकता, ना उसका गार्जियन साइन कर सकता है, ना कोई पार्टनर साइन कर सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ओपन अ करंट अकाउंट, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शन होते हैं और लायबिलिटीज होती हैं और माइनर जो है लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ऐसे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए। इसलिए बैंक टिपिकली अलाउ नहीं करती करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जहां पे माइनर पार्टनर हो। चीजें क्लियर हो रही हैं दोस्तों? एक कंसेप्ट क्लियर करना है हमें। और हमारा जो क्वेश्चन बैंक है इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। आपको ये जो प्रैक्टिकल बैंकिंग है, ये आप प्रैक्टिस जो डेली बेसिस पे बैंकिंग करते हैं दोस्तों आप, उसमें आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज मिले। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक स्लीपिंग पार्टनर है जो कि जिसने बैंक को बोला कि मेरे अकाउंट में ऑपरेशन को रोक दो, राइट, मेरे अकाउंट में ऑपरेशन को रोक दो। तो अगले दिन वो ही कम्स टू रिक्वेस्ट दैट ही गिव द इंस्ट्रक्शन बाय मिस्टेक। अगले दिन वो बोलने आता है कि अरे वो तो मैंने मिस्टेक से गलती से मैं आपको ये जानकारी दे दिया। तो अब उसके से बैंक क्या करेगी? चलिए तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन कर रहा है कि द बैंक कैन अलाउ ऑपरेशन इफ ही गिव इट इन राइटिंग। तो देखिए ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर एलोन जो है डिसीजन नहीं ले सकता कि पार्टनरशिप अकाउंट के ऑपरेशन के रिगार्डिंग। बैंक को कंसेंसस चाहिए सभी पार्टनर का ताकि वो ऐसा चेंज ला सके, इंश्योर करे कि डिसीजन कलेक्टिव हो ना कि यूनिलैटरल हो। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कलेक्टिव डिसीजन। कीवर्ड है कलेक्टिव डिसीजन ना कि यूनिलैटरल डिसीजन। डिसीजन यूनिलैटरल नहीं होनी चाहिए, डिसीजन कलेक्टिव होनी चाहिए। यूनिलैटरल डिसीजन इज नॉट द करेक्ट वन, करेक्ट डिसीजन कलेक्टिव होना चाहिए, राइट। तो बैंक कैन अलाउ द ऑपरेशन इफ यू गिव इन राइटिंग, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि उसका फर्क नहीं पड़ता स्लीपिंग पार्टनर बोले या ना बोले, क्योंकि जब तक बाकी पार्टनर से हम नहीं पूछ लें, सबका कंसेंसस हम नहीं ले लें, तब तक हम लोग बैंक कुछ करेगी ही नहीं।
फिर ऑप्शन बी कर रहा है कि बैंक कैन अलाउ ऑपरेशन इफ ऑल द पार्टनर मेक्स अ रिक्वेस्ट। यस, ये करेक्ट है। ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि जो मेजर डिसीजन होता है पार्टनरशिप में, चाहे वो ऑपरेशन के में चेंजेस के रिगार्डिंग हो, उसके लिए आपको सारे पार्टनर के कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि सभी पार्टनर एग्री करेंगे तभी ज्वाइंट रिक्वेस्ट होगा मिलेगा बैंक को, और सभी मिलकर एक ज्वाइंट रिक्वेस्ट करते हैं बैंक को, तभी जाके बैंक जो है रिवर्स कर सकती है स्टॉप ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन को और अलाउ कर सकती है अकाउंट टू बी ऑपरेटेड अगेन। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, बैंक कैन नॉट अलाउ ऑपरेशन इवन व्हेन रिक्वेस्टेड बाय ऑल। ये तो गलत है, क्योंकि बैंक ऑपरेशन अलाउ करेगी यदि सभी एक रिटर्न रिक्वेस्ट दे रहे हैं। तो सारे पार्टनर का कलेक्टिव डिसीजन जो होना बहुत ज़रूरी है, कलेक्टिव एग्रीमेंट होना सफिशिएंट है। ऑप्शन डी एनी ऑफ द भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ये तो गलत है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ फर्म इन द नेम ऑफ मेसर्स लाहौर केमिकल वर्क इज मेंटेनिंग अ करंट अकाउंट विद द कैपिटल बैंक। तो लाहौर केमिकल वर्क एक फर्म है जिसका करंट अकाउंट है कैपिटल बैंक में, ठीक है। अब फर्म के पास 5 पार्टनर हैं, इसमें से एक जो है बहुत ओल्ड है, वो डॉर्मेंट पार्टनर है। अकाउंट जो है बाकी 2 पार्टनर के द्वारा ज्वाइंटली ओपन किया गया, और अब क्या कर रहा है, टोटल 5 पार्टनर है, जिसमें सबसे वो एक जो है बहुत ओल्ड है और वो डॉर्मेंट पार्टनर है, और अकाउंट जो है बाकी 2 पार्टनर ने जॉइंटली ओपन किया। 1650 रुपये का चेक जो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वो क्लियरिंग के माध्यम से प्रेजेंट किया गया, लेकिन लेजर अकाउंट में एक नोटिस पेस्ट किया गया कि इस चेक को स्टॉप पेमेंट कर दो। तो आप डॉर्मेंट पार्टनर के द्वारा, तो क्या होगा, डॉर्मेंट पार्टनर ने एक लेजर अकाउंट में एक नोटिस पेस्ट किया कि इस स्टॉप पेमेंट के रिगार्डिंग। तो आप बताइए क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि द चेक बीइंग ऑफ ए स्मॉल अमाउंट शैल बी पेड। ऐसा तो गलत है, क्योंकि अमाउंट ऑफ द चेक इज इररिलेवेंट, अमाउंट कुछ भी हो, ठीक है। अथॉरिटी जो होता है पेमेंट स्टॉप करने का, वो डिपेंडेंट नहीं होता चेक के वैल्यू पे। बैंक जो है स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगी, चाहे वो कितना भी अमाउंट क्यों ना इन्वॉल्व हो। तो ये तो गलत है। फिर क्या कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, द चेक बीइंग इन फेवर ऑफ द, चेक जो है कि इंपॉर्टेंट पेई के फेवर में है, इसीलिए आप इसको पे कर दें, ऐसा भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पेई या नेचर ऑफ द पेमेंट जो है यहाँ पे ओवरराइड नहीं करता अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। तो बैंक जो है रेस्पेक्ट करेगी स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट को रिस्पेक्टिव ऑफ होम द चेक इज मेड आउट टू। ऑप्शन सी का रहा है कि चेक शुड बी पेड एज स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन इज फ्रॉम अ डॉर्मेंट पार्टनर, ठीक है, चेक को पेमेंट कर दो क्योंकि स्टॉप पेमेंट सिस्टम डॉर्मेंट पार्टनर से है। तो ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों ये रॉन्गली एज्यूम करता है कि डॉर्मेंट पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो चेक को स्टॉप कर सके। सारे पार्टनर चाहे डॉर्मेंट ही क्यों ना हो, उनके पास इक्वल अथॉरिटी होता है कि वो क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन ले सके, जैसे कि स्टॉप अ चेक। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्या कर रहा है, द चेक शुड बी नॉट बी पेड एज डॉर्मेंट पार्टनर ऑल्सो एज अथॉरिटी टू स्टॉप द चेक ऑफ द अकाउंट, टू स्टॉप द ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट। ठीक है, डॉर्मेंट पार्टनर चाहे वो एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उसके पास अथॉरिटी तो रहता ही है कि वो डिसीजन ले सके, चाहे वो पेमेंट तो चेक स्टॉपिंग ही क्यों ना हो। तो बैंक जो है ऑनर करेगी स्टॉप पेमेंट को, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक माइनर है जो कि एक सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है, इस केस में क्या होगा। तो सवाल समझ में आया कि एक सेविंग बैंक अकाउंट एक बैंक मेंटेन कर रही है, ऑपरेट कर रही है, तो क्या होगा इस केस में। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि द बैंक कैन अलाउ ओनली विड्रॉल स्लिप, कि बैंक केवल विड्रॉल स्लिप अलाउ करेगी। तो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये हमारे माइनर की जो क्षमता होती है अकाउंट ऑपरेट की, उसे लिमिट कर देता है। माइनर लीगली अलाउड है कि वो चेक यूज़ करेगा, इसीलिए बैंक जो है चेकबुक प्रोवाइड करती है माइनर को। ठीक है ठीक है, केवल उसे विड्रॉल स्लिप तक रिस्ट्रिक्ट करना ये लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है। बैंक कैन अलाउ विड्रॉल बाय चेक और स्लिप। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सही, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, लेकिन पार्ट है कंबाइंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, ऑप्शन सी कर रहा है कि चेकबुक फैसिलिटी कैन बी अलॉट बिकॉज अ माइनर कैन ड्रॉ इंडोर्स एंड नेगोशिएट अ चेक, ये भी सही है। ठीक है,
ये एक्यूरेटली स्टेट कर रहा है कि माइनर ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है चेक को। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, बी एंड सी। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो मास्टर अरुणदीप हैं, जिनका 16 साल का एज है, उन्होंने लखनऊ ब्रांच विजिट किया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, और उन्होंने बियरर चेक डाला 50,000 का, जो कि मैटरनल ग्रैंडफादर ने इशू किया, गिफ्टिंग हिम द मनी फॉर पेमेंट अक्रॉस द काउंटर। द चेक इज इंडोर्स्ड बाय हिज ग्रैंडफादर एज पेड टू मिसेस वैशाली। द माइनर बॉय डिमांड पेमेंट अर्जेंटली। तो चेक में इंडोर्समेंट किसको था, किसको पेमेंट करना है? वैशाली को पेमेंट करना है, लेकिन जो माइनर बॉय यानी अरुणदीप है, वो बोलता है कि मुझे पेमेंट दे दो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऑप्शन वाइज देखते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द चेक इज इंडोर्स इन द फेवर ऑफ मिसेस वैशाली विदाउट हुज कंसेंट इट कैन नॉट बी पेड। तो ये गलत है, क्योंकि दोस्तों ये मिसइंटरप्रेट कर रहा है कि बेयरर चेक का नेचर क्या होता है। जो इंडोर्समेंट किया गया मिसेस वैशाली को, वो इररिलेवेंट है, क्योंकि बेयरर चेक को कैश किया जा सकता है होल्डर के द्वारा, जो कि इस केस में माइनर है, राइट। क्योंकि बेयरर चेक है ना, जो भी बियर करेगा वो उसका इनकैशमेंट करवा सकता है। तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है कि द चेक इज प्रेजेंटेड बाय द माइनर एंड द अमाउंट इज, यानी चेक जो है माइनर के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, और जो अमाउंट है वो सब्सटेंशियल है, हैंस इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू पे द चेक। यानी चेक जो माइनर के द्वारा प्रेजेंट किया गया अमाउंट सब्सटेंशियल है। क्या लगता है? ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि दोस्तों चेक का अमाउंट जो है अफेक्ट नहीं करता माइनर के प्रेजेंटिंग द बियरर चेक की लीगैलिटी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है? सी कर रहा है कि बियरर चेक इज अ बियरर ड्यूटी विच एंडोर्समेंट डज नॉट कैरी एनी मीनिंग। यस, करेक्ट। बियरर चेक का मतलब कि जो भी चेक को होल्ड करेगा वो उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर सकता है। जो मिसेस वैशाली को एंडोर्समेंट किया गया है, ये हमारे चेक की वैलिडिटी को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये बियरर चेक है। इसका मतलब कि चेक को आप कैश कर सकते हैं किसी पर्सन के द्वारा जो उसे होल्ड कर रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है कि माइनर कैन गिव वैलिड डिस्चार्ज ड्यू टू विच पेमेंट कैन बी मेड। तो माइनर जो है रिसीव कर सकता है पैसा और वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है, विच मीन्स दैट द बैंक कैन ठीक है, बैंक कैन से द माइनर एंड कंसिडर द पेमेंट सेटल्ड। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ई सही जवाब है, सी एंड डी है। सी और डी दोनों क्या है? हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरीश एक पार्टनर है, उसको ऑथराइज़ किया गया कि वो अकाउंट को ऑपरेट करे, और अकाउंट ऑपरेट करे और अपनी वाइफ को ऑथराइज़ करता है। वो ऑथराइज है अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, और अपनी वाइफ को ऑथराइज़ करता है कि वो अकाउंट ऑपरेट करे। तो ऐसे केस में बैंक क्या करे? राइट। पहला ऑप्शन कर रहा है कि एक्सेप्ट द मैंडेट, यानी दोस्तों वो मैंडेट एक्सेप्ट करे, राइट। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि बैंक शुड एक्सेप्ट द मैंडेट इफ अदर पार्टनर आल्सो गिव कंसेंट। देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो मेजर डिसीजन होता है, चाहे वो अथॉरिटी ग्रांट करने का हो किसी नॉन पार्टनर को अकाउंट ऑपरेट करने का, उसमें कंसेंट चाहिए सभी पार्टनर का। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की बात की जा रही है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म में जो मेजर डिसीजन होता है अथॉरिटी ग्रांट करने का नॉन पार्टनर को कि वो अकाउंट ऑपरेट करे, इसमें सभी पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए। ये इंश्योर करता है कि सारे पार्टनर अवेयर हैं और एग्री कर रहे हैं डिसीजन को। इसीलिए हरीश वाइफ यदि उसे ऑथराइज करना है कि अकाउंट ऑपरेट करे, तो बैंक कंसेंट लेगी सभी पार्टनर से। तो ऑप्शन ये तो गलत है, नॉट एक्सेप्ट द मैंडेट। तो ये हमारा सही है, एक्सेप्ट द मैंडेट अदर पार्टी। ये ऑप्शन नंबर ये सही है कि बैंक एक्सेप्ट करेगी मैंडेट को यदि बाकी पार्टनर भी कंसेंट देते हैं। तो नॉट एक्सेप्ट द मैंडेट गलत है, क्योंकि दोस्तों ये साफ रिफ्यूजल कर देना कि मैंडेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिना पॉसिबिलिटी कंसिडर किए हुए कि कलेक्टिव अप्रूवल से क्या पॉसिबल है, तो ये तो गलत है ना। शुड एक्सेप्ट द मैंडेट, ऐसा भी गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा कंसेंट है सभी पार्टनर का, उसको ओवरलुक किया जा रहा है। तो बैंक यूनिलैटरली एक्सेप्ट नहीं कर सकती मैंडेट फ्रॉम वन पार्टनर विदाउट इंश्योरिंग दैट द अदर पार्टनर एग्री टू इट। और ऑप्शन डी करा नन ऑफ द, तो ये भी गलत है। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अ जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर। बताइए, जॉइंट अकाउंट जो है माइनर के नाम में ऑपरेट किया सकता है। ऑप्शन नहीं कर रहा है माइनर एंड एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ये गलत है, क्योंकि एडल्ट फैमिली मेंबर जो कि नेचुरल गार्जियन नहीं होंगे, वो उनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सके अपने माइनर के साथ। हिज ग्रैंड पेरेंट, ये भी गलत है, क्योंकि हो सकते हैं कि वो क्लोज फैमिली मेम्बर हों, लेकिन दोस्तों वो टिपिकली कंसिडर नहीं किया जाते मैनेज के नेचुरल गार्जियन में।
ठीक है, जब तक उनके पास लीगलशिप गार्जियनशिप टाइटल हो। फिर नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गार्जियन ही हमको लगता है सही होगा, क्योंकि दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट जो है माइनर का वो ओपन किया सकता है माइनर के नेचुरल गार्जियन के साथ। नेचुरल गार्जियन टिपिकली पेरेंट होते हैं, लीगल गार्जियन होते हैं, जिसका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है माइनर के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन द माइनर अटेन मेजोरिटी इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट विद द गार्जियन, तो क्या होगा। मान लीजिए कि जब वो माइनर था तो अपने गार्जियन के साथ ज्वाइंट अकाउंट बनवा लिया, अब वो मेजोरिटी में आ गया है, तो क्या करे। तो ऑप्शन वाइज देखते हैं क्या करना है उसे। पहला कह रहा है कि द गार्जियन कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट द अकाउंट एज पर द टर्म्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट वाज ओपन। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों चूंकि माइनर ने एडल्ट रीच किया ना, तो ये जो ऑप्शन कर रहा है कि गार्जियन कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट द अकाउंट एज पर द टर्म्स ऑफ अकाउंट व्हेन ओपन, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि माइनर जो है एडल्टहुड जैसे पहुंचेगा तो गार्जियन का जो अथॉरिटी अकाउंट ऑपरेट करने का वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर जो है अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं फिर स्टूडेंट के लिए, जैसे वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि द गार्जियन कैन नॉट बी परमिटेड टू ऑपरेट द अकाउंट विदाउट कंसेंट ऑफ द माइनर हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी। ये सही है। देखिए जैसे ही माइनर 18 साल का होगा ना, उसके बाद क्या होगा कि वो एडल्ट हो जाएगा, और एडल्ट होने के बाद उसके पास फुल लीगल राइट होगा अकाउंट पे। तो समझिए कि जैसे चाइल्ड 18 का होगा तो ग्रेजुएट हो जाता है माइनर से एडल्ट में लॉ के आई में, तो गार्जियन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंट ऑपरेट करने की वो सीज हो जाती है, क्योंकि नया एडल्ट जो है इंडिविजुअल वो अपने कंसेंट देगा किसी फ्यूचर ऑपरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि द अकाउंट कैन शुड बी क्लोज एंड न्यू पार्टी हैज़ टू कम इन द पिक्चर। ये गलत है, क्योंकि अकाउंट को क्लोज नहीं करना है इसलिए इस कारण से कि माइनर 18 साल का हो गया। इंस्टीट्यूट उसको जो है आपको अपडेट करना पड़ेगा ताकि ये फैक्ट को अफेक्ट कर सके। अपडेट द फैक्ट दैट द अकाउंट इज नॉट बीन ऑपरेट बाय द न्यूली एडेड मेंबर। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि माइनर रेक्टिफिकेशन फॉर द पास्ट इन ट्रांजेक्शन शुड बी ऑब्टेन्ड। क्या मतलब हुआ, ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि माइनर का अप्रूवल लें ताकि पास्ट ट्रांजेक्शन अप्रूवल के लिए। सही जवाब क्या है इसका, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है रिगार्डिंग द काइंड्स ऑफ अकाउंट दैट कुड बी ओपन बाय द मदर ऑफ अ माइनर अंडर द गार्जियनशिप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द नेचुरल गार्जियन। यानी नेचुरल गार्जियन थे माइनर के फादर, तो उनके मदर के रिगार्डिंग कौन सा अकाउंट ओपन किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये सवाल है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग ओनली अ सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी ओपन टू फैसिलिटेट द लिमिटेड ट्रांजेक्शन। ये गलत है, क्योंकि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंट को। मदर को ओपन किया गया है, अलाउ किया गया है कि वो बहुत तरह के अकाउंट ओपन कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है सेविंग अकाउंट। अकाउंट का चॉइस जो है वो डिपेंड करता है कि क्या फाइनेंशियल नीड है, क्या गोल है माइनर के लिए। ऑप्शन भी कर रहा है सेविंग एंड करंट अकाउंट कुड बी ओपन, तो ये ऑप्शन जो है आई थिंक इज ऑप्शन जो है पार्शली करेक्ट है, लेकिन करेक्ट भी है, इनकम्प्लीट भी है, क्योंकि दोस्तों सेविंग और करंट अकाउंट जो है इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओपन तो करना है, लेकिन इट इज़ नॉट एज पर द कवर